पाकिस्तान के दिल लाहौर में खवातीन की तजलील और तशद्दुद के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब पुलिस की रवायती बेहिसी अपनी जगह, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत की चुप समझ से बालातर है। जियालों का खून गरमाता, पुरजोश तकारीर करता। भुट्टो का नवासा कारवाने भुट्टो के साथ लाड़काना पहुंच गया, लेकिन भुट्टो के दामाद काफिले से दूर रहे। सियासी चाल थी या मजबूरी, जायजा लेंगे। और अबू धाबी स्पेशल ओलंपिक में मेडल्स हासिल करके पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया सबरीना तौहीद और माहम एहसन जहरा आज जियो पाकिस्तान की मेहमान होंगी। भाई अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान। अब्दुल्ला हमारे साथ हैं। थैंक यू फॉर राइटिंग टू अस एट जियो पाकिस्तान टीवी पे। आप जो मुख्तलिफ स्टोरीज पे हम आपसे राय मांगते हैं, आप अपनी राय का इजहार भी करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग राय भी होती है, हम पढ़ते हैं, उसे लाइक भी करते हैं। और साथ ही साथ आप ये हमें बता रहे हैं कि जो स्पेशल ओलंपिक्स वाले नौजवान बच्चे बच्चियां हैं ना, इनसे मिलकर आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा है। ये बिल्कुल आपने अच्छी बात कर ली। दिस इज व्हाट आई वाज गोइंग टू से कि इसके बारे में हमें जबरदस्त किस्म की फीडबैक आ रही है। सो वी आर सो हैप्पी बिकॉज हम इतना एंजॉय कर रहे हैं। एक दो दिन से हमारा दिल नहीं भर रहा था, तो लिहाजा हमने कहा इस हफ्ते रोज जितने बच्चे आ सकते हैं वो आए हमारे पास। एंड दे आर सो नाइस एंड सो डिटर्मिन्ड। मतलब कि क्या क्या वो कर जाते हैं जो कि हम लिटरली जिंदगी गुजार देते हैं प्लानिंग में। कि हम तो एक मैराथन जो होता है ना, जो कि हर शहर का अपना अपना मैराथन होता है, हर कोई मतलब जा सकता है, हम तो उसको उस पे जाने के लिए प्लानिंग करते हैं और फिर जब वो हो रहा होता है तो शायद कभी कभार नहीं भी जाते। लेकिन लुक एट दीस किड्स। तो लिहाजा आज दो और बच्चियों से आपकी मुलाकात कराएंगे, बट दैट विल कम लेटर। अच्छा, कल एक खबर दोपहर में टेलीविजन पे गर्दिश करना शुरू हुई और एक खातून की जिनके सर के बाल मुंडे हुए थे, उनकी तस्वीर और उसके साथ उनके शौहर और उनकी पुरानी तस्वीर गर्दिश कर रही थी, जिसको देख के बहुत से सवालात जहन में पैदा हुए कि क्या ऐसा हो सकता है। वाकई जो मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, इस पे यकीन किया जा सकता है। और अपने आप से मैंने तो सवाल किए कि हम बेहिसी के किस लेवल पे पहुंच गए हैं, या कोई भी इंसान बेहिसी के किस लेवल पे और किस नहज तक जा सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा है। और आप सोचना स्टार्ट हो जाते हैं कि इतनी देर इसने बर्दाश्त कैसे किया होगा और क्या स्टोरी होगी पीछे के इस पॉइंट तक बात पहुंच गई। आपको खबर से हम जरा आगाह कर ले, इफ यू डोंट नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। लाहौर में चंद ही दिनों में खवातीन पर जुल्म और तशद्दुद के 3 वाक़यात सामने आ गए हैं। कुछ तो कहीं तो ऑब्वियसली गलत हो ही रहा है, यही हम सोच भी रहे हैं। पंजाब हुकूमत को ये मामला संजीदगी से देखना होगा। गुज़िश्ता रोज़ ही हमने अपने प्रोग्राम में जिक्र किया था कि लाहौर में पड़ोसियों के झगड़े के दौरान खवातीन के साथ बदतमीजी और तशद्दुद का वाक़या पेश आया। पंजाब हुकूमत ने फ़रीक़ैन की सुलह हो जाने को जवाज़ बनाकर इस वाक़े को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन अब इसी तरह के 2 और वाक़यात सामने आए हैं। लाहौर के इलाके डिफेंस में खातून पर शौहर और उसके दोस्त के मुबैना तशद्दुद की खबर सामने आई है, जिसका भी हम जिक्र भी कर रहे हैं। खातून ने इल्ज़ाम आयद किया कि इसके शौहर ने इसे तशद्दुद का निशाना बनाया और इसके सर के बाल काट दिए। अल्फाज खत्म हो जाते हैं इस किस्म के बयानात सुन के, लेकिन जाहिर है हमने आपको अपडेट भी करना है। खातून का इल्जाम है कि पुलिस ने भी रिवायती बेहिसी दिखाते हुए 5000 रुपए रिश्वत लेकर मुकदमा दर्ज किया और संगीन दफात शामिल ही नहीं की। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने जियो न्यूज़ की खबर पर इस मुबैना तशद्दुद का नोटिस दिया है। कुछ गिरफ्तारियों की भी इत्तलात हैं, लेकिन यहीं एक और खबर भी आ गई। लाहौर एयरपोर्ट से मुल्का निजी हाउसिंग सोसाइटी में जहेज कम लाने पर खातून पर तशद्दुद किया गया। मुतासरा खातून के मुताबिक शौहर और जेठ ने तशद्दुद करके लहू लोहान करके कर दिया। 10 लाख भत्ता लाने का मुतालबा भी किया। इस खातून का भी यही कहना है कि पुलिस ने ताउन नहीं किया। ये मेरे से पैसा मांगते थे, मेरे से भत्ता मांगते थे और इन्होंने 382 नहीं लगाई, ना 354A लगाई है। ये वो बच्ची है माशाल्लाह, जब ठीक ठाक हालत में थी, जिसका अब आपने हाल देखा। मैं अभी आपसे यही पूछ रही थी कि मैं तो पहचान भी नहीं सकी कि बच्ची को क्या हुआ। अच्छा प्लीज ना दिखाएं ये सुबह सुबह। और इस तरह के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत ना सही, वफाकी हुकूमत सही, कोई तो एक्शन ले। हम तो यही कहेंगे कि कोई तो एक्शन ले, कोई तो देखे कि इधर हो क्या रहा है। और बड़ा सिस्टमैटिक होता चला जा रहा है और जो करता है ना
उसको इस बात की बड़ी अश्योरिटी होती है कि भाई आई बी फ्री, अब मुझे कुछ नहीं होगा, कोई मुझे नहीं पकड़ेगा, कोई मुझे नहीं टोकेगा, एंड आई कैन डू एनीथिंग आई वांट। वरना सोचें जरा, हम वो बात नहीं कर रहे हैं कि दूर दराज किसी गांव में बैठी हैं या खवातीन जिन्होंने स्कूल कॉलेज और दुनिया की कभी शक्ल नहीं देखी। ये एजुकेटेड लड़कियां हैं जो बात कर सकती हैं। और ये जो खातून जिसका आपने आखिरी गुफ्तगू सुनी, उसको दफात का पता था कि मुकदमे में कौन सी दफात शामिल की जानी चाहिए। सो ये एनलाइटेंड मॉडर्न लड़कियां हैं जिनके साथ ये हो रहा है। और फिर हम बात करते हैं फिर हम बात करते हैं कि खवातीन को उनके हकूक तो मिल रहे हैं, हमारे मसला क्या है। एब्सोल्युटली। और ये मॉडर्न लड़के भी हैं, नॉट जस्ट कि लड़कियां मॉडर्न घरों से आई हैं या फिर ऑब्वियसली दे आर अवेयर, दे नो व्हाट्स गोइंग ऑन। आदमी भी वही हैं, लड़के भी वही हैं। और फिर पुलिस को देखें ना, पुलिस को तो सबसे ज्यादा शऊर होना चाहिए। वो तो दे आर सिटिंग देयर टू हेल्प दीज पीपल आउट, वो भी नहीं कुछ कर रहे। तो ये बिल्कुल आवे का आवा जिसको कहते हैं ना, वो बिगड़ा हुआ है। इस पर हमने बात करनी है और बात करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ और वजीर आला पंजाब के मुशीर ओन चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। ओन चौधरी साहब, गुज़िश्ता 3-4 दिनों में लाहौर से ही खवातीन पर तशद्दुद के 3-4 वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। बड़ी डिटेल हमने अभी आपको दी है। हुकूमत को इस पर कोई तशवीश है, कुछ करना है आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अब्दुल्ला नुमा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जी हुकूमत पंजाब ऐसे किसी वाक़या को संजीदगी से नहीं लेती है। ख़ास तौर पर हमारे वज़ीर आला साहब ख़ास तौर पर ऐसे जब भी कोई वाक़या रोनमा होता है उस पर उसको बिल्कुल भरपूर संजीदगी से लेते हैं और अहकामात जारी करते हैं और किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाती। तो ये बात कतन नहीं है कि ऐसे संजीदगी से नहीं लिया जाता। अच्छा ओन चौधरी साहब, हमने देखा है कि हर केस में पुलिस ने किसी न किसी हद तक काम तो किया, लेकिन जो दफात मुकदमे में लगानी चाहिए थी वो नहीं लगाई गई, काफ़ी कमज़ोर थी। फिर कुछ रिश्वत मांगने की शिकायत भी सामने आई हैं। ये सब क्या हो रहा है? पुलिस वाले अपनी मर्जी से दफात शामिल कर लेते हैं या वाकई एक्चुअली वाकया देख कर ये दफात शामिल करना चाहिए? देखें, जब भी ऐसे कोई सेंसिटिव इशू क्रिएट होता है, कोई ऐसा सेंसिटिव वाकया पेश आता है, ख़ास तौर पर जब हमारी पुलिस को भी ऐसे मामलात को इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है और वो इसको बड़ी प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं। और जैसे ही मुझे कल इस वाक़े का मालूम हुआ तो मैंने हमारे DIG साहब डॉक्टर इनाम वहीद हैं जो एक काबिल ऑफ़िसर हैं, मैंने उनको कॉल किया और मैंने इस वाक़े की तफसीलात हासिल की, जिस पर उन्होंने बताया कि उन्होंने जो मुल्ज़िम है उनको उसी वक्त फ़ौरी गिरफ़्तार कर लिया है। और चीफ़ मिनिस्टर साहब की हदायत के मुताबिक उनको ये भी फरमाया गया कि किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी और ऐसा कोई भी पुरतशद्दुद वाक़या जिसमें हमारी किसी माँ बहन की तज़लील हो, उसमें किसी किस्म की कोई रियायत ना दी जाए, मुल्ज़मान को कड़ी से कड़ी सज़ा दी। दैट्स गुड, ये तो आपने किया। आगे एक और चीज़, और ये ऑब्वियसली इतने ज़्यादा वाक़यात होते जा रहे हैं कि वी हैव टू आस्क यू, तहरीक इंसाफ वो पार्टी है जो ख़वातीन को सियासी तौर पर मुतहर्रिक करने में सबसे आगे रही है, इवन थ्रू आउट द कैंपेनिंग, इवन बिफोर दैट। तो अब आप हुकूमत में हैं तो आपका ही फ़र्ज़ है कि ख़वातीन को सब हकूक़ भी दे। इस तरफ कुछ काम होता हमें इतना ऑब्वियसली नज़र नहीं आ रहा जितनी एग्रेशन शायद हम चाहते थे। तो क्यों इसे ज़रूरी नहीं समझा गया? देखें कि सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ख़वातीन का एक बहुत अहम रोल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने में ख़वातीन ने एक अहम किरदार अदा किया। आज हमारी हुकूमत इन ख़वातीन की वजह से ही है। और मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एजेंडे में सबसे पहली तरजीह है वो ह्यूमन राइट्स और औरत को एम्पावर करने के लिए है। और इसमें ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हम ख़वातीन के किसी इशू को निगलेक्ट करें और उसको किसी भी सतह पर इग्नोर कर सकें। चलें, आई एम ग्लैड कि आपको ये इदराक है, लेकिन इस सिलसिले में इक़दाम भी नज़र आने चाहिए। तो यही पूछेंगे आपसे जाते जाते चौधरी साहब कि अब जो वाक़यात हमारे सामने आ रहे हैं या आए हैं, इनमें कसूरवार भी सामने आ गए हैं। हुकूमत पंजाब ये केसेस जल्द निपटाने और मिसाली सज़ाएँ दिलवाने के लिए क्या कर सकती है? देखें, जैसे CM साहब को कल इस वाक़े का मालूम हुआ, उन्होंने CCPO साहब और DIG साहब को हदायत जारी की कि वो इस वाक़े की तफसीलात हासिल करें, इन्वेस्टिगेट करें
और मुल्ज़मान को कटहरे में लाएं और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। बहुत शुक्रिया आपका चौधरी साहब। आपने कहा कि हुकूमत बनाने में भी ख़वातीन का बड़ा अहम किरदार है और हुकूमत जो है ख़वातीन के हुकूक से नावाकिफ़ भी नहीं है, कोशिश करती रहती है, लेकिन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर के मुलाजमीन की तनख्वाहें रिलीज़ कराने में आपको पता है हमने और सारे मीडिया चैनल्स ने और अखबारात ने कितनी कोशिश की है। तो जहाँ इतना वायलेंस हो रहा हो हमारे बड़े शहरों में, तो वो तो फिर मुल्तान में बना हुआ था, वो तो फिर किसी जनूबी पंजाब के इलाके की ख़वातीन को केटर कर रहा था। अब आपको अंदाजा या इदराक हो गया कि इन सेंटर्स की हर शहर में कितनी ज़रूरत है। एब्सोल्युटली। और दूसरी बात ये कि चलें ठीक है, थोड़ा सा हमें शोर रौला मचाना पड़ता है और फिर जाके कुछ एहसास हो जाता है, लेकिन एटलीस्ट हो रहा है कुछ। वो सैलरीज का जिक्र आपने जो किया वो भी रिलीज हो गई। उसके बाद मैं क्रेडिट इन ख़वातीन को दूंगी जो कि सामने आती हैं, जो कि अगर अपनी वीडियो बना के वायरल कर रही हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जब पुलिस तक से उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, जब उनकी FIR नहीं काटी जाएगी, तो वेयर आर दे गोइंग टू गो? उनके साथ तो होना जो है वो हो रहा है, कितना सहेंगी? तो आई एम वेरी हैप्पी कि अब ये चीज़ें छुपा के नहीं रखी जाती और ये चीज़ें सामने आती हैं। खौफज़दा हो जाते हैं हम सारे देख के ऑब्वियसली, बट इसका कोई मकसद है। और जो आदमी सोच रहे हैं कि ऐसा वो भी करके दे कैन गेट अवे विद इट, डोंट डू इट, क्योंकि अब वो ख़वातीन खामोश नहीं, दे आर गोइंग टू कम आउट एंड दे आर गोइंग टू टेक यू टू कोर्ट। तो ये ज़रूर आप याद रखें। पीपल्स पार्टी का कारवान भुट्टो लाड़काना पहुंच गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पुरजोश तकरीरें की और कारकुनों का खून भी गरमाते रहे, लेकिन इस सारे शो में जरदारी साहब कहीं नजर ना आए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मंगल के रोज कराची से सफर शुरू किया और रास्ते में मुख्तलिफ जगहों पर कारकुनों और आवाम से खिताब भी करते रहे। वो चोरी करके हुकूमत बनाए हैं, वो चोरी का हिसाब का धोखा बेनामी वज़ीर आज़म का हिसाब का धोखा। ये तो हमारा कोई ट्रेन मार्च नहीं है, सखल का एयर स्पेस बंद है और इसलिए मैं ट्रेन से सफर करके लाड़कानों जा रहा हूँ, मगर आपसे वज़ीर आज़म से चीखें आ रही है। बिलावल भुट्टो ने अपनी कायदाना सलाहियत और पीपल्स पार्टी ने सियासी क़ुव्वत का भरपूर मुजाहिरा किया, लेकिन ये शो सिर्फ सिंध तक महदूद था जहाँ इसी पार्टी की हुकूमत है। मुखालिफिन इस बात को जवाज़ बनाकर सख्त तनकीद कर रहे हैं। इस माहौल में सबसे ज़्यादा मानी खेज आसिफ अली जरदारी की मुकम्मल खामोशी है। आसिफ जरदारी कानूनी महाज पर सरगर्म है। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी भी करवाई। लगता यही है कि आसिफ जरदारी ने फिलहाल सियासी मोर्चा बिलावल के हवाले करके कानूनी मुश्किलात से निकलने की ठान रखी है। इसी पे जरा बात कर लें। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो खासे मुतहर्रिक हमें नजर आ रहे हैं, स्पीचेस भी हम उनकी सुन रहे हैं। कारवान भुट्टो लाड़काना पहुंच गए हैं, जरदारी साहब कहाँ हैं? सवाल हमारा ये है। अच्छा, ऐसे होता है कि पहला एक मैं आपको बता दूं, सिक्योरिटी रीजन की वजह से अगर उन्होंने एक ही दिन जाना हो तो वो फिर भी ना एक जहाज पे जाते हैं, ना एक ट्रेन पे जाते हैं, ना एक गाड़ी पे जाते हैं। ये एक बुनियादी वजह है। दूसरी बात ये है कि वो कल के बल्कि परसों रात के इस्लामाबाद आए हुए थे। मैं भी इस्लामाबाद हूँ, हम रात को बैठे रहे हैं, चूँकि आज उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी है जमानत के लिए। तो ये दोनों रीजन है। और वैसे भी इस तरह से होता नहीं, सवाए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बरसी पे और जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की बरसी में वो इकट्ठे होते हैं किसी फंक्शन में, वरना बहुत कम होता है। या तो क्लोज डोर हो तो अलग बात है, वरना किसी पब्लिक फंक्शन में वो दोनों इकट्ठे नहीं होते। अच्छा चौधरी साहब, ये बता दीजिए, मुखालिफिन आपके सियासी मुखालिफिन बारहा ये कहते रहे हैं कि भाई क्यों कर रहे हैं मार्च, अपने ही सूबे में मार्च कर रहे हैं जहाँ इन्हीं की हुकूमत है। फिर जो मकासद हैं वो वाज़े नहीं थे। कभी ये बात आती थी कि महंगाई और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ ये मार्च है, कभी ये कारवान भुट्टो तो है ही लेकिन वो बस ट्रिब्यूट मार्च है। फिर मुख्तलिफ वजूहात आ रही थी, कभी ऐसा लगता था कि हुकूमत गिराने के लिए कोई कोशिश है या उसका आगाज़ है। आप वाज़े कर देंगे हमें कि क्यों था मार्च, इसका एजेंडा था क्या बाय द वे? अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो अभी आपने शॉर्ट सुनवाया उसमें बिलावल साहब ने कहा कि चूंकि फ्लाइट्स बंद थी तो उन्होंने जाना तो था ही लाड़काने, या बाई रोड जाते या बाई ट्रेन जाते। बाई ट्रेन गए हैं तो लोगों ने कहा जी कि अगर आप ट्रेन पे आएंगे तो हम आपका इस्तेमाल करेंगे, और उस पर वो किया। जो लोग कह रहे थे कि सिंध के अंदर हुकूमत को लपेट दिया जाएगा
ये कर दिया, गवर्नर आज आ जाएगा, तो उनके लिए जवाब है कि जरा ये आप कोई इस किस्म की हरकत करके तो देखें। दूसरी बात आपने कहा कि इस सूबे में आपकी हुकूमत है, तो इस्लामाबाद में तो हमारी हुकूमत नहीं है ना। तो वहां पे हमने जब पेशी पे थोड़े से लोग इकट्ठे किए, थोड़ा सा लोगों को कहा, पिंडी डिवीजन के लोगों को कहा, तो उसके बाद हुकूमत की टांगे कांप रही थी, सांस फूली हुई थी। खुद 126 दिन उन्होंने वो बंद किए रखा। आपका भी दफ्तर करीब है, कभी वहां से निकल कर जियो के दफ्तर पे हमले होते थे, कभी कुछ होता था, कभी कुछ होता था। तो अब अपनी बारी आई है तो किसी को इजाजत नहीं दे रहे, किसी को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं दे रहे, जो कि हमारा राइट है कि पीसफुल तरीके से हम जहाँ पे मर्जी इकट्ठे हों, हमें कौन रोक सकता है। लेकिन नहीं बिल्कुल आपको कोई रोक सकता ही नहीं है, कोई रोक सकता ही नहीं है आपको, कोई रोकना चाहिए भी नहीं किसी को चौधरी साहब। लेकिन बस हम ये जानना चाह रहे हैं कि इसका मकसद क्या था। अभी जो आपकी गुफ्तगू सुनी है मैंने, उससे अंदाजा हुआ कि प्रॉब्ली हुकूमत को लपेटने का यहाँ सिंध में खदशा था या किसी गवर्नर राज के डर की वजह से मार्च किया है। क्या मकसद, आप हमें तो समझा देना क्या था। हम कोई किसी से डरते वरते नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं। पीपल्स पार्टी डरती है, पीपल्स पार्टी ने फांसियां, कैदें, कोड़े, जेलें, शाही किले का कुबत खाने सब कुछ सहा है। कभी डरी है? इतनी शहादतें दी हैं, कभी डरी है? और इनसे डर जाएंगे हम तो इनके आकाओं से नहीं डरते, नहीं डरे। जनरल मुशर्रफ 4 मार्शल लॉ को पीपल्स पार्टी ने शिकस्त दी है, अयूब खान को, याया खान को, ज़िया-उल हक को, मुशर्रफ को। कौन लड़ा है उसके खिलाफ? मुशर्रफ के खिलाफ भी हम लड़े हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब तो बाहर चले गए थे, पीपल्स पार्टी लड़ती रही यहाँ पे। सो हम इनसे कोई डरने वाले नहीं है, लेकिन आपको किसी चीज का सियासी तौर पर जवाब देना होता है, तो ये जवाब है। और इसके बाद ये नहीं है कि आगे नहीं, वो कुछ देर बाद जनूबी पंजाब आ रहे हैं, फिर पंजाब में आ रहे हैं, तो वहां पे भी आकर वो जनूबी पंजाब में जाकर पूछेंगे कि 100 दिन में सुबह बनाना था, लाइन किधर है? अच्छा ठीक है चौधरी साहब, वी गेट योर पॉइंट। ये भी बताइएगा कि अब तो वो लड़काना पहुंच गए हैं, जो उनका मकसद है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, उन्होंने लड़काना पहुंचना था। और कारवाने भुट्टो भी कहा जा रहा है, भुट्टो साहब की ऑब्वियसली ट्रिब्यूट भी देना है 4 अप्रैल को। अब 4 अप्रैल में कुछ दिन है, तो प्लान क्या है ये अगले 3-4 दिनों में? उन्होंने लड़काना में बिलावल ने क्या सोचा है, क्या करना है? नहीं, बिलावल सब उधर ही क़याम करेंगे। एक तो उनका बिल्कुल आखिरी टाइम पे आकर गला बिल्कुल उड़ गया, तो अब मेरा ख्याल है थोड़ा सा वो ट्रीटमेंट भी लें, थोड़ी रेस्ट भी करें और वॉइस रेस्ट करें। मेरा तो उनको ये मशवरा होगा कि वॉइस रेस्ट करें और थोड़ा ट्रीटमेंट लें, चूँकि 4 को फिर उनकी स्पीच है, तो फिर अपनी स्पीच की प्रिपरेशन भी होगी और वहाँ पे मीटिंग्स भी होंगी, चूँकि मीटिंग्स करेंगे और रेस्ट करेंगे। चौधरी साहब आप वजाहत, मैं आपकी मर्जी आप कर सकें तो अच्छी बात है। आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल, इसी मार्च को लेकर सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो है वो वायरल हुई हुई है, कुछ पैसों के लेन देन का मामला है, तस्दीक नहीं हो सकी है किसी भी जराए से उसकी, लेकिन अगर आपकी नज़र में गुजरी है कि वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि 200 रुपये मिले हैं, 2000 का वादा किया था इस्तकबाल के लिए, कुछ कोई है ऐसा मामला? परसों मार्च जब शुरू हुआ तो कुछ वज़रा की आवाजें आई कि ये 300 लोग नहीं ट्रेन में भर सके। फिर उसके बाद जब हर स्टेशन पे क्राउड बढ़ता चला गया और फिर आज कल सारे का सारा बिल्कुल ब्लैक आउट किया हुआ था पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया। मुझे नहीं पता ये कहाँ से उनको हदायत आती है या कहाँ से ये सब कुछ हुआ, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। जो स्पेस, मैंने तो ये खाली कुर्सियों को खिताब भी करते, इमरान खान को 1-1 घंटा खाली कुर्सियां दिखाई जाती है, तो ये ना करे। मीडिया को बैलेंस करना चाहिए, जो जितना बड़ा क्राउड या जितना बड़ा इवेंट है उसके मुताबिक टाइम देना चाहिए। और वो खवातीन तो वो जिसने वो करवाई है तो वो लेकर आए हैं, KTN वाले हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं, उनके जो मालिक हैं, ओनर हैं, तो ये होते हैं प्रॉब्लम्स होते हैं। हमें पता होता है कि इसमें कोई नेगेटिविटी क्या ढूंढी है, एक ढूंढी है, ये इतने लोग पैसे देकर आए जाते हैं, कोई ले आए ना कि पैसे देकर इतने लोग स्टेशन के ऊपर। बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब, हमसे बात कर रहे थे कि क्या मकसद है बिलावल भुट्टो जरदारी के इस ट्रेन मार्च का और अब आगे क्या होना है। इस वक्त अगले कुछ दिनों में वो रेस्ट फरमाएंगे और ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू वर्क ऑन हिज स्पीच। व्हाई आर यू लाफिंग? अच्छा, आप लोग जो हमसे अपने दुख और दर्द और कहानियां शेयर कर रहे हैं ना ऑन ट्विटर रिगार्डिंग योर एग्जाम्स और एग्जाम्स की तैयारी और उसके बाद रिजल्ट का प्रेशर, वी कैन फील यू। हम भी उस सबसे गुजरे हैं और वो बहुत पुरानी बात नहीं लगती। अगर हो भी गई ये पुरानी, वैसे तो हो गई ये पुरानी, लेकिन वो मेरे लिए तो बड़ा टॉर्चरस टाइम था, नाइटमेयर था, तो लिहाजा हम सारे साथ हैं, इट्स ओके। लेकिन आपको एक बात गारंटी के साथ बता दें, ये टाइम भी गुजर जाएगा। सो जस्ट डू
डू योर बेस्ट, थोड़ा सा ही वक्त है, कुछ महीने, इट्स ओके, पुट इन योर बेस्ट। और उसके बाद याद भी नहीं रहता कुछ ऐसे बात क्या हुआ इतना था। प्रेशर था, मैट्रिक कर लिया, गवर्नमेंट कॉलेज में जाना जरूरी है। अब गवर्नमेंट कॉलेज में चले ही गए जैसे तैसे करके, अब सोचते हैं कि नहीं भी जाते तो इट्स ऑल राइट, एफसी में भी चले जाते तो इतना अपने आप को प्रेशर ना दे, बट स्टिल डू योर बेस्ट बिकॉज ऑब्वियसली इट डज ऑलवेज गुड टू बी इन अ गुड कॉलेज। और रावियन होने वाला जो है ना, वो सारी उम्र आपके साथ रहता है। एग्जैक्टली, वो एक्सपीरियंसेस वगैरह होते हैं। बट एनीवे, चलो उसकी बातें तो हम करते रहेंगे, लेकिन बहुत सी और भी बातें करनी है और आपको मिलाना है हमने बड़े स्पेशल लोगों से, जो पूरा हफ्ता हमने बड़े स्पेशल लोगों से मुलाकात करते रहे हैं, तो आज भी वो सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन सबसे पहले इस घंटे की टॉप स्टोरीज। 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर के बाद गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम जैसा बड़ा मंसूबा भी आ गया। बड़े मंसूबे शुरू करना अच्छी बात, लेकिन असल काम तो इन्हें अंजाम तक पहुंचाना है। कराची का ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट वफाकी हुकूमत ने अपने सर ले लिया। पीटीआई हुकूमत से पेशावर का बस मंसूबा मुकम्मल नहीं हो रहा। ग्रीन लाइन आसमान से गिरकर खजूर में ना अटक जाए। कल की बड़ी खबर आपने देखा होगा, कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम का आगाज किया, उसका ऐलान किया। उसके कुछ खद्दोखाल हम डिस्कस कर लें कि उसमें एक्चुअली क्या बात की जा रही है, आपको बता देते हैं और उसके बाद इस पे जरा मजीद बात भी करेंगे। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने एक और बड़ा मंसूबा शुरू किया है। 57 लाख खवातीन के लिए सेविंग अकाउंट्स बनेंगे। गांव की खवातीन को बकरियां और मुर्गियां मिलेंगी। वजीर आजम इमरान खान ने एहसास के नाम से गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम का आगाज कर दिया है। अच्छी बात है, लेकिन 50 लाख घरों की स्कीम भी शुरू की गई थी और उसका अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा, तो लिहाजा इसके बारे में हम बात करें। मंसूबे शुरू करना बड़ा ज़बरदस्त, लेकिन उन्हें अंजाम तक पहुंचाना ज़्यादा ज़रूरी काम है। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सरकारी फलाही इदारे अलग अलग काम कर रहे हैं और अब नई वजारत से मिलकर काम करेंगे। जब भी आप पॉलिसीज बनाएंगे तो ज़हन में ये रखें कि इससे कैसे आम आदमी का फ़ायदा होगा, कैसे आप किसी की ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं। जो मेरा ज़िंदगी का तजर्बा है, सिर्फ अल्लाह हमारे से ये चाहता है कि हमारे दिल में एहसास हो। वो चाहता है कि हमारे में बस हम ये सोचें कि हम अगर अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो जो बाकी इस मुल्क में हैं उनको भी अच्छी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हमारे में सिर्फ एहसास चाहिए और हमें सिर्फ कोशिश करनी चाहिए। मेरी सारी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा ये है कि कोशिश और नियत इंसान की, कामयाबी अल्लाह देता है। शुक्रिया। अच्छी बात की है, कोशिश जरूर करनी चाहिए। कोशिश और नियत इंसान के हाथ में है, कामयाबी अल्लाह के हाथ में। बिलाशुबा वज़ीर आज़म ने इस प्रोग्राम के हवाले से अपना जो विजन पेश किया है, इसमें तकरीबन सारी ही तजावीज़ बहुत अच्छी हैं, लेकिन बात तो तब है जब इस पर अमल भी हो। 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घरों जैसे ऐलानात आवाम को खुश तो करते हैं, मगर जब कुछ होता नज़र ना आए तो अवाम मायूस भी होते हैं और अवाम फिर रद्द अमल पर भी मजबूर होते हैं। इसी पर ज़रा बात कर लेते हैं माशी तज्जिया का। डॉक्टर कैसर बंगाली ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, हुकूमत ने एहसास के नाम से गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम शुरू किया है। बेवाओं, यतीमों, माजूर अफराद और बेरोजगारों के लिए खुसूसी पैकेजेस रखे गए हैं। आपकी नज़र में इससे गुर्बत के खात्मे में ऑन ग्राउंड कितनी मदद मिल सकती है? देखिए, गुर्बत कोई शोबा नहीं है मईशत का कि उस शोबे में आप कुछ पैसे लगाएंगे और वहाँ पर आपको नतीजा नज़र आएगा। गुर्बत ख़त्म होगी ख़त्म करने से, और बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए आपको बाकी जो पॉलिसीज़ हैं, यानी कारखाने लगने चाहिए तो वहाँ रोज़गार मिलेगा। तो एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी चाहिए, आपको टैक्स पॉलिसी चाहिए। इस वक्त हमारी जो टैक्स पॉलिसी है, ख़ास तौर पे पिछले 40 साल से, वो गरीबों से टैक्स वसूल करके अमीरों को देती है। ये आपको बदलना पड़ेगा, ये रिवर्स करना पड़ेगा। अमीरों से लेके गरीबों को दें तो गुर्बत में कमी आ सकती है। हमारी जो ट्रेड पॉलिसी है, एग्रीकल्चर पॉलिसी है, ये तमाम का जो है ये तमाम पॉलिसी से गरीबों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में 40 साल से इन्वेस्टमेंट नहीं की है, ज़राअत की पैदावार गिर रही है, कारखाने बंद हो रहे हैं।
ये इस सूरत हाल में एक पैकेज देने से जो है मसले हल नहीं होते। डॉक्टर साहब, बेसहारा अफराद के लिए भी इमदादी पैकेज का ऐलान किया गया है, तो आपसे सवाल हमारा ये है कि मौजूदा माशी हालात में क्या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तर्ज के किसी ऐसे पैकेज को चलाया जा सकता है प्रैक्टिकली? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक अमला है जिस पे ख़र्चा हो रहा है, एक और अमला आप बनाएंगे उस पे मज़ीद ख़र्चा होगा। अगर आपने कुछ देना ही है तो अगर जितने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से जितने ख़ानदानों को पैसे मिलते हैं उसी को बढ़ा दें तो जो इजाफ़ी ख़र्चा है तनख्वाहों पे और इमारतों दफ्तरों पे वो नहीं होगा आपका। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ही ख़ानदानों की तादाद बढ़ा दें तो ये मकसद पूरा हो सकता है। जैसे कि इससे पहले वाली हुकूमत ने भी उसी को बेहतर करने की कोशिश की थी, लेकिन अब ये जो इनिशिएटिव ले रहे हैं इससे लग ये रहा है कि डॉक्टर साहब हुकूमत गुर्बत के मसले को संजीदा ले रही है और इसके खात्मे के लिए कोशिश कर रही है। अच्छी बात है, जाहिर है, लेकिन आपकी नज़र में इस सिलसिले में मज़ीद क्या हो सकता है? पैकेजेस आने से तो मसले हल नहीं होते। अभी तक तो ऐलान है कि हम गुर्बत के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कोई ठोस प्रोग्राम अभी तक नहीं आया। ये जो 2 प्रोग्राम का आपने जिक्र किया है, ये पहला जो नया प्रोग्राम है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तर्ज पे, तो इसकी तो ज़रूरत नहीं है, ये अखराजात बढ़ा देगा। इसी अखराजात जो मौजूदा अखराजात है उसी में ख़ानदानों की तादाद बढ़ाई जा सकती है। और पहले आपने कहा कि प्रोग्राम है, तो ये जो टैक्स पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, एग्रीकल्चर पॉलिसी है, इनको अगर ठीक कर दें और रोज़गार के मौके पैदा हो तो गुर्बत खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। ये कोई पैकेज की ज़रूरत नहीं होती। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। माशी तजियाकार डॉक्टर कैसर बंगाली हमसे बात कर रहे थे। और अब वो वक्त जिसका हम आजकल बड़ा इंतज़ार कर रहे होते हैं। आपको पता है कि अबू धाबी स्पेशल ओलंपिक में पाकिस्तानी नौजवानों ने कमाल कर दिया भाई, अपनी जहानत और महारत को पूरी दुनिया के सामने मनवाया है। 18 सोने के मेडल्स, गोल्ड मेडल्स के साथ 65 ऑलमोस्ट मेडल्स हमने हासिल किए हैं और सारे लगता है हम ही ने ले और दर्जनों ममालिक से कितने कई सौ सैकड़ों बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया और आज भी हमारे पास जबरदस्त किस्म के मेहमान मौजूद हैं। अच्छा, कैन आई प्लीज मेक द इंट्रोडक्शंस इफ यू अलाउ मी, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी होती है, बड़ा ही मजा आता है इन बच्चों से बात करके। माहम जहरा इज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी और माहम ने साइकिलिंग में गोल्ड मेडल लिया जी, फर्स्ट गोल्ड मेडल जो अबू धाबी ओलंपिक में मिला था। माहम दिखाना, ये गोल्ड भी है, फिर और भी मेडल्स पहने हुए हैं, मतलब कि 1-2 से तो हमारा दिल नहीं भरता ना, तो सारे मेडल्स हमारे पास ही हैं। माहम ज़हरा की मदर फरा एहसान भी आई हुई हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर कमिंग हियर। साथ ही बैठी हैं सबरीना तौहीद, और सबरीना चेक दिस आउट, फुटबॉल कैप्टन हैं और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल ऊपर करना। सबरीना नाइस, ये पहना हुआ है बड़ा भारी सा है बच्चों के लिए, तो मैं कहती हूँ सबको लीड कर रही होती हैं ऑन द ग्राउंड, सो शी इज द कैप्टन ऑफ द फुटबॉल टीम। और सबरीना के वालिद साहब तौहीदुल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इट इज ग्रेट टू हैव यू ओवर सर, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आने का। आपकी भी मिसेस फरा एहसन हमारे साथ मौजूद हैं। सो हम कहाँ से शुरू करें? माहम से शुरू करते हैं जरा। ऑब्वियसली ऑन माय राइट माहम बैठी हुई हैं, तो माहम साइकिलिंग, और ये मैं क्या सुन रही हूँ कि आप हमेशा से साइकिलिंग नहीं करती थी, मतलब जिनको गोल्ड मिलता है ना वो बचपन से कर रहे होते हैं, तो लगता है आपने कुछ महीने पहले शुरू किया था, कैसे? बचपन से थोड़ा सा स्टार्ट किया था। अच्छा, बचपन से ही किया था। ओके, साइकिलिंग का शौक है। 2 पहियों वाली साइकिल है? यस, पहले तो 4 पहियों पे चलाई तो होगी, सही से बताना, वो 2 एक्स्ट्रा पहिए साथ में लगे होते हैं ना, याद है? पहले 4 व्हील्स पे स्टार्ट की थी मैंने, मेरी बहन ने और भाई ने, हम तीनों ने जो है वो बचपन से जो है वो एक साथ स्टार्ट। ऑलराइट, अच्छा, तो फिर जब जाते हैं ऐसे कंपटीशन में, अबू धाबी आप गई हैं, इतने मुल्कों से और लोग आए थे, तो कोई खौफ, कोई डर? थोड़ा सा खौफ, बाकी आहिस्ता आहिस्ता खुद ही सेट हो। और मामा भी साथ थी ना, तो फिर खुद ही सेट तो होना ज़रूरी था। तो आप चंद उन पेरेंट्स में से थी जो साथ गए थे अबू धाबी, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? सब बच्चों की टेक केयर भी ऑटोमेटिकली, ऑल्दो आपकी जिम्मेदारी तो नहीं थी, लेकिन एहसास हो जाता है ना भाई बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे नहीं हैं, तो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? ये एक्सपीरियंस ऐसा था, बस ऐसा लग रहा था मैं सबकी अम्मी हूँ। हाँ। सारे बच्चे आते थे, हक करते थे, प्यार करते थे और सबकी देखभाल करना, सबको देखना, इनकरेज करना। फ्लीट जा रही थी, इतना था कि इतने मेडल्स ये लेके आएंगे वापस? मुझे तो यकीन था। अच्छा, आपको था यकीन था? हाँ, आप तो इनकी वो प्रैक्टिस और इनकी मेहनत वगैरह से आप वाकिफ होंगे, साथ साथ थे ना इन बच्चों के, तो मुझे यकीन था कि मेडल्स तो आने, और माहम का भी यकीन था। लेकिन पहले दिन पहला मेडल माहम जीत लेंगी,
ये मेरे लिए और वो भी गोल्ड, वो भी गोल्ड मेडल, मतलब अब जरा कैप्टन साहिबा पे आ जाते हैं हम। हाँ जी सबरीना, तो फुटबॉल मतलब क्या बहुत से भाई हैं इसलिए आप घर में फुटबॉल खेलती थी या वैसे ही शौक था? मैं स्कूल खेलती, स्कूल में खेलती थी। कब से खेल रही हैं फुटबॉल? सर के साथ खेलती हैं। कितने बहुत अच्छे से खेल रही हैं। तो फुटबॉल में तो चोटें बड़ी लगती हैं। नहीं, बड़ा है। फुटबॉल में चोट लगी है कभी कोई? नहीं। कभी कोई गिरी हो, कोई खून निकल आया हो थोड़ा सा? पे चोट, टांग पे चोट लग जाती है, गिर जाते हैं आप? नहीं। तो ये हम टाइप अपनी टाइप बातें कर रहे हैं, ये एक्सपर्ट्स हैं भाई, मेडल्स इन्होंने पहने हुए हैं, इनको क्या होना है। लेकिन घंटे की प्रैक्टिस करती हैं सबरीना? स्कूल के करती है जिससे। ज़बरदस्त। अब सबरीना के अब्बा से पूछते हैं भाई, एक तो सर हैट्स ऑफ टू यू कि आपने सबरीना को मौके फराहम किए कि वो आज यहाँ पे बैठी हैं। पूरा कौम यकीनन इन पे फ़ख्र कर रही है और आपको भी फ़ख्र होना चाहिए अपनी बेटी पे। कितना आसान या कितना मुश्किल था इनके साथ ये सफ़र और फिर यहाँ तक इन्हें पहुँचाना? बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी वही बच्ची है जो हम एक साइड पे इसको कंसिडर कर रहे थे पहले, और आज उसी बच्ची की वजह से मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल के स्टूडियो में बैठा हूँ लाइव टेलीकास्ट में। तो ये मुझे इस पे बहुत फ़ख्र है। और मेरे बाकी पेरेंट्स के लिए मेरा ये मैसेज है कि इन बच्चों में बहुत सलाहियतें मौजूद है। हर कोई इसको स्पेशल समझ के एक साइड पे कर लेते हैं, लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए। इन पे ज़्यादा नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इनमें सलाहियतें मौजूद हैं, लेकिन बेचारों को किसी डिफिशेंसी की वजह से ये एक्सपोज नहीं कर पा रहे। तो किसी में फिज़िकल डिफिशेंसी होती है, किसी में मेंटली डिफिशेंसी होती है। तो इन पे थोड़ा बहुत तवज्जो दिया जाए तो मेरे ख्याल में इनमें बहुत सलाहियतें हैं और ये जो है ना पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। अभी ये मेरी वो बच्ची है जो यकीन करे मेरे बाकी बच्चे इनको जो है ना किसी चीज़ में कंसिडर नहीं कर रहे थे। अभी पिछले दिनों मेरे एक और बच्ची इनकी बहन कह रही है कि बाजी, इसको बाजी कहते हैं, बाजी तो कहाँ पहुँच गई है, जब वो टीवी पे देख रही थी और हम इधर ही है। यानी अपने घर में भी ये बच्चे रोल मॉडल बन गए। जी जी बिल्कुल। तो मुझे भी बहुत फ़ख्र है कि ये मेरी वो बच्ची है जिसकी वजह से हमें भी पहचान मिले। अच्छा, बड़ी अच्छी आपने सर बात की है, बल्कि के अब्बा के तौर पे जानते हैं कि भाई ये सबरीना के अब्बा। हाँ, आइडेंटिटी आपकी जो है ना वो इस तरह हो गई है, उसकी वजह से हमारी पहचान हो गई है। और ये इन बच्चों से मिलके पिछले कुछ दिनों से हमारी मुलाकात भी हो रही है। मतलब एक होता है कि बेस्ट होना चाहिए और हर दफ़ा दबाव होता है कि पढ़ाई में फर्स्ट नहीं आए तो देन यू हैवंट डन एनीथिंग। हर बच्चे की एक स्पेशल सलाहियत होती है। हर बच्चा अपने लिए कोई प्लान एक उसका होता है कि वो किधर से, इट डजंट हैव टू बी स्टडीज, इट कुड बी म्यूजिक, इट कुड बी आर्ट्स, इट कुड बी स्पोर्ट्स। मतलब ये सामने बच्चियां बैठी हुई हैं, गोल्ड मेडल लेके आ रही हैं, और तो लिहाजा एक उस फ्रेम में ना डालें। तो सारे बच्चे स्पेशल होते हैं, ये जो ज्यादा स्पेशल बच्चे होते हैं ना, इनका टैलेंट तलाश करना जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है, टीचर्स देख रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है। मैम, कितना मुश्किल या आसान होता है ये गेज करना या जज करना कि हाँ इस बच्चे को मैं इधर डालूंगा तो शी और ही विल प्रोग्रेस? या आपको पता लग गया था कि हाँ साइकिलिंग में जैसे कोशिश कराऊं या 2-3 स्पोर्ट्स ट्राई किए थे, या स्पोर्ट्स में कोशिश कराऊं? जी, फुटबॉल में पहले माहम को लिया गया था, लेकिन इसका स्टैमिना नहीं था फुटबॉल के लिए। फिर साइकिलिंग के लिए ट्रायल्स हुए। इसकी कोच ज़हरा का जिक्र करना नहीं भूल सकती मैं, जिसने बहुत मेहनत की इसके साथ, बहुत ज़्यादा। फिर माहम ने माशाल्लाह शुरू से माहम के अंदर एक जज्बा था, पहले दिन से कह रही थी मुझे गोल्ड मेडल लेना है, मुझे गोल्ड मेडल लेना है। और अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह ने, शायद वो कोई वक्त कबूलियत का था, मेहनत तो थी इसकी, लेकिन बस गोल्ड मेडल आ गया। और मैं माहम की वजह से यहाँ बैठी हुई हूँ। देखिए, बेशक, बिल्कुल भाई, आप दोनों बच्चियों ने, मेरा नाम कहीं पीछे चला गया, माहम ज़हरा की अम्मा हूँ मैं। जल्दी से दोनों से सवाल मैं कर रही हूँ। पहले माहम, अब ये गोल्ड तो हो गया, अब गोल्ड के आगे डायमंड मेडल तो अभी तक बना नहीं है, तो करना क्या है स्पोर्ट्स में? अभी तो स्पोर्ट्स कंटिन्यू करने का सोचा नहीं है मैंने, लेकिन अभी देखती हूँ। लेकिन छोड़ना नहीं मतलब कंटेंट है ना, बेस्ट तो हमने ले लिया, शुरू हुई है जर्नी, शुरू हुई है अभी तो जर्नी शुरू हुई है भाई। अभी तो देखा, एक्सपोजर मिला है कि फिर जब होता है फिर दुनिया। लेकिन माशाल्लाह आप कुछ भी कर सकती हो। जिसने किसी और मुल्क जाके गोल्ड जीत लिया ना, कितने बच्चों को हरा के, आप माशाल्लाह कुछ भी कर सकती हो। सबरीना, फुटबॉल? जी, बस फुटबॉल ही कब खेलनी है? मेरे शक्ल में आप बुलाई नहीं। ओह अच्छा, और भी बड़े नेक्स्ट इसमें इंशाल्लाह इसकी साइकिलिंग का जो है ना जबरदस्त। तो भाई मैंने भी आपसे फुटबॉल की ट्रेनिंग लेनी है, सिखाओगे मुझे?
जबरदस्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सबरीना और महम एंड देयर पेरेंट्स। बस लास्ट में मैडम मैं सिर्फ इसमें पाकिस्तान स्पेशल ओलंपिक का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसमें मेरे अपने इदारे पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जो है ना इनको बहुत मुझे सपोर्ट किया इसके बारे में, और इनके जो है ना स्कूल स्पेशल स्कूल PSN स्कूल PFBS फैसल के टीचर्स और स्पेशल ओलंपिक के मैडम रौनक लखानी के जो है ना जो गाइडेंस है और जो लीडरशिप है, ट्रेमेंडस वर्क दे आर डूइंग नाउ। बहुत अच्छा किया कि आपने जिक्र भी स्पेशल ओलंपिक्स के इन्होंने इतने हमारे स्पेशल बच्चे जो बहुत मुश्किल काम है, इतने क्या जबरदस्त जी एहसास है कि इतने ज्यादा लोग जब साथ मिलते हैं एंड दे आर थिंकिंग ऑफ द सेम थिंग कि इन बच्चों को हमने आगे लेके जाना है, तो क्या अजीम किस्म की हर कोई इस तरह नहीं सोचता, लेकिन पॉलिश करने वाला होना तो फिर हीरे निकल ही आते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी। रिक्वेस्ट है मेरी गवर्नमेंट से कि इन बच्चों को प्लीज़ एक्नॉलेज करें, किसी लेवल पे इनको एक्नॉलेज करें। बस हमारी भी यही रिक्वेस्ट है और हम आपसे इनका हौसला बढ़ता है। हम जो है ना हमारा भी यही बात कर रहे हैं, आपको पता है रोज ही बुला रहे हैं बच्चों को, और करते रहेंगे जब तक इनको सरकारी सतह पे इनको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती। हम तो इनको दावत देते रहेंगे और हमने इस प्लेटफॉर्म पे बात कर ली है, इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा जी, कराची वाले आपको पता है परेशान है जरा, ग्रीन लाइन मंसूबा पता नहीं कौन होगा कौन क्या होगा इसका, लेकिन अब इत्तलात ये है कि वफाकी हुकूमत इसे मुकम्मल करेगी। तहरीक इंसाफ हुकूमत से पेशावर BRT तो हो नहीं रही मुकम्मल, अब ग्रीन लाइन पूरी बात कर दिया आपने। सॉरी ठीक है, बात तो वैसे भाई ग्रीन लाइन भी कहीं आसमान से गिरकर खजूर में ना अटक जाए, हमें बस खदशा है। होपफुली भाई वो भी मुकम्मल हो जाए, ये भी मुकम्मल हो जाए, उम्मीद तो हम रखेंगे। कराची में ज़ेर तामीर ग्रीन लाइन बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे के लिए बसों की खरीदारी, ऑपरेशनल और जामी ट्रांसपोर्ट सिस्टम का नफाज अब सिंध हुकूमत के बजाय वफाकी हुकूमत करेगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मुस्लिम लीग नून के बाद PTI हुकूमत से भी गिला किया था कि इस मंसूबे में ताउन नहीं किया जा रहा। 10 बिलियन एक दिन में खर्च नहीं होंगे, इसके लिए बाकी पूरी स्कीम बना दी गई है। ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं दिए करे जाएं जो कि ये काम लेके और काम पूरा ना करें। एक साल में खर्च करना है, एक साल के 4-5 महीने में मैंने खर्च करना है। जून से पहले आपको ऊपर रखना चाहिए। प्रेशर मैंने रखा हुआ है, इधर इंजीनियर्स वो भी मेरे क्लास फेलो भी उनके ऊपर भी रखा है। जाम खान साहब को रोज़ मैं इस सिलसिले में तंग करता हूँ। मेयर साहब से भी रिक्वेस्ट है कि हम साथ मिलकर जैसे ये काम कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट्स हमने इस साल ख़त्म करने हैं जून से पहले, और वो करेंगे ताकि लोग कराची के अवाम को सहूलत मिले। अब गवर्नर सिंध का कहना है कि कराची की नुमाइंदगी उनकी जमात के पास है, इसलिए वज़ीर आज़म इस पर ख़ुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने अब ये बेड़ा खुद उठा लिया है कि हम खुद सारा 100% खर्चा करेंगे, और वज़ीर आज़म ने आज उसकी काबीना से बाज़ाब्ता तौर पे अप्रूवल भी लेके दे दी है। तो मेरा ख्याल है अब हम इसको बहुत स्पीड से कर लेंगे प्रोजेक्ट को, और इसके टेंडर डॉक्यूमेंट्स अब हमारे पास तैयार हैं, हमारी तैयारी मुकम्मल है। हम इसको फौरी तौर से टेंडर फ्लोट करेंगे। तहरीक इंसाफ हुकूमत में इस मनसूबे के लिए 7 अरब रुपए मुख्तस करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर सिंध हुकूमत ने बसों की खरीदारी मनसूख करके आईनी तकाजे पूरे करते हुए काबीना डिवीजन को बाज़ाब्ता दरखास्त कर दी है। मजमूई तौर पर 80 बसें मंगवाई जाएंगी जो अगले साल तक आ जाएंगी। इसी पर ज़रा बात हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा तहरीक इंसाफ और सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी साहब। नकवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। फैसला ये हुआ है कि ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट सिंध हुकूमत नहीं वफाकी हुकूमत मुकम्मल करेगी, तो ये फैसला क्यों किया गया, ये हम जानना चाहते हैं। क्या सिंध हुकूमत पर एतबार नहीं था या उनकी मदद का इरादा है? सबसे बुनियादी तौर के ऊपर क्योंकि डिलेड चल रहा था और 2 दफा टेंडर करने के बावजूद सिंध हुकूमत चाहते पे नहीं पहुंच सक रही थी, और हम चाहते हैं कि ये वक्त पे मुकम्मल हो जाए, और हेल्प भी करना चाह रहे हैं सिंध गवर्नमेंट की। इससे हमने कहा कि इस एक प्रोजेक्ट को ले लें कि वो बाकी ब्लू लाइन, येलो लाइन, रेड पर्पल लाइन के ऊपर वो और तेजी से काम कर लें। कम से कम एक जिम्मेदारी तो हम उनके कानों से हटा दें। अच्छा फिरदौस साहब, तहरीक इंसाफ वफाक में तो अब आई है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में 6 साल से हुक्मरान हैं। वहाँ का आपको पता है BRT मंसूबा कई डेडलाइनें गुजरने के बाद भी मुकम्मल नहीं हो पाया है। ग्रीन लाइन इससे कैसे मुख्तलिफ है, ये कंप्लीट कर लेंगे आप लोग? मेरे ख्याल से दोनों चीज़ों में फ़र्क है, दोनों मंसूबों का नेचर फ़र्क है, टाइम फ्रेम फ़र्क है। वो उसका साइज इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है, और उसके मंसूबे की डिले की वजूहात जो हैं वो मेरे ख्याल से अगर आप KPK वालों से पूछें तो वो और ज़्यादा डिटेल में दे सकते हैं। लेकिन यहाँ जो है जो पोर्शन फेडरल गवर्नमेंट ने लिया था
वो वक्त से पहले तैयार हो गया था, बिलो कॉस्ट भी तैयार हुआ है, जिसकी वजह से हमने ये फैसला किया कि और जिम्मेदारी ले लिया। अच्छा जी, नकवी साहब ये भी बताइएगा कि इस मौके पर तहरीक इंसाफ क्या कराची के शहरियों को कोई डेडलाइन दे सकती है? कब ग्रीन लाइन सर्विस आवाम के लिए खुल जाएगी? मेरे ख्याल से ये एक दफ़ा हतमी फैसला हो जाए और सेम गवर्नमेंट इस बात के लिए तैयार हो जाए और बाकी चीज़ों पर पैक्ट हो जाए, तो मेरे ख्याल से जिस दिन ये पैक्ट हो जाएगा उसके विदिन 6 मंथ्स जो है बसें आ सकती हैं और ये ऑपरेशनल हो जाएगी। फिरदौस शमीम नकवी साहब, कराची में ट्रांसपोर्ट का मसला एक ग्रीन लाइन से तो वैसे हल होने वाला है नहीं, सड़कें बेहतर चाहिए, मजीद बस सर्विसेज वगैरह चाहिए। तहरीक इंसाफ को इस शहर ने बड़ी सीटें दी हैं, क्या इस तरफ मजीद काम करने का इरादा है, क्योंकि सिरे से निज़ाम है ही नहीं यहाँ पे? मसला ये है कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा जो है वो पानी और सीवरेज की है। उसके बाद आती है कि जो हैवी ट्रैफिक है उसको शहर की सड़कों से हटाया जाए। फिर सड़कों के ऊपर इस वक्त बसें बिल्कुल मौजूद ही नहीं है। इस बस शहर के अंदर 20,000 से ज़्यादा बसें चाहिए, जबकि सिर्फ 4,000 साढ़े 4,000 के दरमियान बसें ऑपरेशनल हैं। तो ये सारे मसाइल को देखते हुए मेरे ख्याल से कराची को वर्ल्ड बैंक के तखमीने के लिहाज से इट नीड्स $10 बिलियन। जैसे जैसे मुल्क के वसाइल बढ़ते जाएंगे, वफाकी हुकूमत टैक्सों में कलेक्शन में बेहतरी आती जाएगी, तो कोशिश ये होगी कि कराची को का इंफ्रास्ट्रक्चर जाए और कराची के अंदर ज़्यादा तरक्की आए। बहुत बहुत शुक्रिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ और सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी आपको पता है कि आज फिर से अमल अज खुद नोटिस केस की समाअत हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। बीनेश उमर जो अमल की वालिदा हैं, उन्होंने 19 मार्च को जियो पाकिस्तान में क्या बात की थी इस सिलसिले में, ये हम आपको दिखाना चाहते हैं। रोज़ाना की कोई नई खबर है और रोज़ाना की कोई ट्रैजिक खबर नज़र आ रही है आपके सामने ही है, तो मुझे लगा कि ये ना हो कि ये डाई डाउन कर जाए और हम बैठे रहें और सोचते रहें इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो। फिर निमरा का वाक़या हो गया, वी लॉस्ट निमरा ऑल्सो। सिमिलर ट्रेजेडी आप अगर पैरेलल्स ड्रॉ करें तो आपको नज़र आएगा कि उसी तरीके से इनकाउंटर हुआ, उसी तरीके से पुलिस ने डिनाई किया, फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर पुलिस ने एक्सेप्ट किया। इनकाउंटर के अंदर एक सिविलियन इनोसेंट सिविलियन की लाइफ जो है वो ऐसे चली गई। तो सुप्रीम कोर्ट आई एम श्योर बहुत सारी और मसले मसाइल हमारे मुल्क के चल रहे हैं और बहुत बड़े हैं। मैं ये कहीं से भी नहीं कह रही कि ये बहुत बड़ा सानिया जो है ये सबसे बड़ा वाक़या है और इसको ये एड्रेस करना चाहिए, और बहुत सारे मसले मैं जानती हूँ, लेकिन माँ बाप के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं चाहती कि ये मज़ीद प्रोलॉन्ग हो और हम रिफॉर्म्स तक पहुँचे ही नहीं और थक जाए। कितनी हिम्मत कर रही हैं वैसे बीनेश, जब भी हम इनसे मिलते हैं और जब भी हम इनको देखते हैं। अब ये ऑब्वियसली केस की समाअत हो रही है। वी वुड हैव थॉट कि अमल के साथ जो हुआ और उसके बाद इतनी बातें हुई तो फिर दोबारा नहीं होगा, लेकिन उसके बाद कितने केसेस आ गए। अभी निमरा का भी जिक्र किया है बीनेश ने, और अल्लाह ना करे लेकिन अगर ये चीज़ें ना रुकी और कोई एक्शन ना लिया गया तो फिर देन इट कैन गो ऑन ऑल्सो। आतिशी असलहा जिसे हम कहते हैं ना, हैवी वेपन्स, वो अभी भी पुलिस सड़कों पर लेकर मौजूद है और कोई भी वाक़या होता है तो उसी से इनकाउंटर किया जाता है। उसमें इनोसेंट बाई स्टैंडर्ड जिसे कहते हैं ना, वो फिर उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। अभी हम ज़रा बराह रास्त आपको लिए चलेंगे शरीफ मेडिकल सिटी, जहां पर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट उस्मान भट्टी मौजूद हैं। आज रिहाई के बाद पहला तिब्बी मुआयना होना है साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का। उस्मान बताइएगा क्या इंतज़ाम देख रहे हैं आप सिक्योरिटी के, और अस्पताल से क्या खबर मिली है आपको, कितना तवील ये मुआयना हो सकता है? कोई स्पेशल डॉक्टर्स मंगवाए गए हैं या जो डॉक्टर्स मौजूद हैं वही आज इन्हें चेक करेंगे? जी, इस वक्त मैं शरीफ मेडिकल सिटी कॉम्प्लेक्स जो हॉस्पिटल है वहाँ पर मौजूद हूँ। ये बिल्कुल जाती उम्रा के सामने है और अभी कुछ देर बाद जो है यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, यहाँ पर उन्हें लाया जाएगा, यहाँ पर उनका तिबी मुआयना किया जाएगा और जो मज़ीद टेस्ट हैं वो किए जाएंगे, क्योंकि दिल के अमराज के साथ साथ उन्हें जिगर का भी प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए यहाँ पर आज उनका टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स भी होते हैं, कॉलेज भी है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स किए गए हैं ताकि कोई वाक़या पेश ना आए। अलबत्ता यहाँ पर जो नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज हैं डॉक्टर अदनान, वो पहुँच चुके हैं। मुमकिन है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ जो उनकी साहबजादी मरियम नवाज़ भी आएंगे और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की भी एक्सपेक्टेड है यहाँ पर अराइवल, और आज जो है वो उनका तफसील से चेकअप किया जाएगा, क्योंकि जो उनके ज़ाती मुआलिज हैं डॉक्टर अदनान, कल उन्होंने डिटेल डिस्कशन की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ कि उनको क्या क्या यहाँ पर टेस्ट होंगे, खून के नमूने भी लिए जाएंगे और उसके बाद ही पता लग सकेगा कि कब से उनका इलाज जो है वो शुरू होगा। अलबत्ता आज
जो है सिर्फ और सिर्फ उनका तिबी मुआयना और जो कुछ टेस्ट हैं ब्लड के वो किए जाएंगे। अच्छा उस्मान, ये जी कोई इत्तलात मिली हैं आपको कि कितनी देर में मियां नवाज शरीफ यहाँ पहुँच जाएंगे अपने इलाज के लिए, अपने मुआयने के लिए? जी हमारे पास जो इतलात थी उनके मुताबिक यही था कि यहाँ पर जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो है वो सुबह 9 बजे लाया जाना था, मगर अभी तक वो नहीं पहुँच सके। अलबत्ता जो डॉक्टर्स की टीम है जो कि उनका चेकअप करेगी, जो कि डॉक्टर्स की टीम की सरबराही है वो उनके ज़ाती मौलिक डॉक्टर अदनान है, वो ही करेंगे। और अभी कुछ देर बाद जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो है अराइवल एक्सपेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर जो सिक्योरिटी डिप्लॉय की गई है वो अलर्ट है और किसी वक्त भी यहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो पहुँच जाएंगे, क्योंकि जो जाती उम्रा जो शरीफ मेडिकल सिटी के बिल्कुल सामने है, यहाँ से वो 3-4 मिनट का ही रास्ता है और किसी वक्त भी यहाँ पर वो पहुँच सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान, हम आपसे जानते रहेंगे। अभी हम आगे बढ़ेंगे आपको और बताएंगे आपको कि फेसबुक पे आपको याद है जो सानिया क्राइस्ट चर्च हुआ था उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की गई थी और उसके बाद फेसबुक ने कुछ इक़दाम उठाना शुरू किए हैं। फेसबुक ने सफ़ेद फार्म नस्ल परस्ती से मुताल्लिक पोस्ट पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है। बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस ही उन्होंने कर दी है। अमरीकी अखबार के मुताबिक फेसबुक पर सफ़ेद फार्म कौमियत, सफ़ेद फार्म, अलहदगी से मुतालिक पोस्ट, तस्वीर और दीगर मवाद पर पाबंदी लगाई गई है। और इससे पहले फेसबुक पर सफ़ेद फार्म बरतरी का प्रचार करने वाले पैगामात को रोका जाता था। फेसबुक की इस पॉलिसी का इतलाक इंस्टाग्राम पर भी होगा। सानिया क्राइस्टचर्च के बाद ये हुआ है और फेसबुक इंतज़ामिया को कड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा था कि किस तरह हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने किस तरह वो लाइव फीड जो थी वहाँ क्राइस्टचर्च की, जो कि ऑब्वियसली कुछ भी आपको पता है आप डालें तो वो लोग देख ही सकते हैं। यूट्यूब और फेसबुक पे दे वर वेरी मच देयर, मतलब वो रेड फ्लैग जो वार्निंग होती है वो तो पहले भी आ जानी चाहिए थी, लेकिन इवेंचुअली जब वो सारा मामला हुआ, वो सारी वीडियो कितने कोई 10-15 कितने मिनट की वीडियो थी, हज़ारों लोगों ने वो देखी एंड इट टुक देम अ व्हाइल टू टेक देम ऑफ एज वेल, वो उन वीडियोस को ऑनलाइन से उतारना। आप हमें बताएं कि शुड वी मेक अ यूट्यूब चैनल एंड व्हाट शुड वी शो ऑन दैट यूट्यूब चैनल? कोई आइडिया होना चाहिए। See you tomorrow, inshallah. Bye.